नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका हमारी इस विशेष पेशकश में। इंसान जीने के लिए हवा की ज़रूरत रखता है और इंसान के जीने के लिए हवा बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब किसी शहर में इंसानी आबादी बेतरतीब ढंग से बढ़ जाती है तो मानव गतिविधियां बढ़ जाती हैं, उपभोग बढ़ जाता है और फिर होता है वायु प्रदूषण, जिसके बाद परिणाम क्या होता है हम सब इससे बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। दुनिया भर में बढ़ रहे प्रदूषण का असर उत्तर भारत में रहने वाले 48 करोड़ लोगों पर पड़ रहा है। इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो हमारा पूरा देश और 100% हमारी आबादी इसकी जद में आ सकती है। जाहिर है वायु प्रदूषण एक लक्षण है, असल मर्ज तो यही मानव आबादी की बेतहाशा वृद्धि है। मोबियस फाउंडेशन के साथ इंडिया टुडे ग्रुप का ये अभियान विराम एजेंडा सस्टेनेबिलिटी इस दिशा में प्रभावी उपाय करने के लिए सामूहिक प्रयास और प्रतिबद्धता की जरूरत का एहसास कराता है। आज के हमारे इस शो में हम जनसंख्या वृद्धि और वायु प्रदूषण में आपसी संबंध और इनके दूरगामी परिणामों को समझने का प्रयास करेंगे। वायु, श्वास और हमारा अस्तित्व नाता गहरा है। भोजन या पानी से भी ज्यादा जीने के लिए जरूरी हवा है। लेकिन यह वायु प्रदूषण पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। स्वच्छ हवा आज एक वैश्विक मुद्दा है, लेकिन इस हवा में इतना जहर भी हम और हमारी आबादी नहीं खोला है। जितनी समस्याएं हैं, चाहे वो प्रदूषण की हो, चाहे क्लाइमेट चेंज की हो, चाहे बायोडाइवर्सिटी की हो, वो जनसंख्या से जुड़ी हुई है। जितने लोग उतने मुंह, उतनी ज़रूरतें, उतना खाना, मकान और सारे संसाधन। तेजी से बढ़ती जनसंख्या के साथ बढ़ी खपत, उसके लिए बढ़ता औद्योगिकरण, कटते जंगल, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और वाहनों के धुएं से गिरती हवा की गुणवत्ता। The challenges that we face are the lifestyle challenges. We travel by cars, that causes a lot of pollution, and we are using energy which causes pollution, and we need energy for everyday living. So these are the challenges which have to be overcome in case we want to have less air pollution. विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि दुनिया में हर साल करीब 70 लाख लोग वायु प्रदूषण से मर रहे हैं। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल में ही हर साल 20 लाख से ज्यादा मौतें होती हैं। भारत में ही वायु प्रदूषण हर साल 1,20,000 नवजातों की जान ले रहा है। दुनिया की लगभग 92% आबादी तय मानकों से ज्यादा दूषित हवा में सांस ले रही है। विश्व बैंक के मुताबिक वायु प्रदूषण के सबसे ज्यादा शिकार दक्षिण एशियाई देश हैं। एयर पोल्यूशन इंडिया में बहुत ही गंभीर समस्या है। बिकॉज नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम शुरू किया इसी पर्पस के लिए कि आप कौन सा सिटी इंडिया में वायलेट कर रहे हैं एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को। उस दौरान हमने 132 सिटीज ऑलरेडी हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन इंडिया। मानव की सेहत पर वायु प्रदूषण का असर बेहद गंभीर है। दमा, फेफड़े के रोग, हृदय रोग और कैंसर बीमारियां गंभीर हैं। खतरा बड़ा है। अंधाधुंध उत्सर्जन से होते वायु प्रदूषण पर आज लगाम नहीं लगी तो यह धरती हमारी आने वाली पीढ़ी के रहने लायक नहीं रहेगी। वक्त आ गया है जाग जाने का, जनसंख्या विकास में संतुलन लाने का, ताकि हमारे बच्चे भी खुली हवा में सांस ले सकें, अपनी जिंदगी जी सकें। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र CSC ने उत्तर भारत के शहरों में 2022 में प्रदूषण पर एक रिपोर्ट जारी की थी। CSC ने अपने शोध के लिए उत्तर भारत के 56 शहरों में PM 2.5 यानी कि पार्टिकुलेट मैटर के 2021 के डेटा का विश्लेषण किया था।
इस शोध में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद को सबसे अधिक प्रदूषित पाया गया और इसके बाद दिल्ली, फरीदाबाद और नोएडा शहर आए थे। आप हम सब ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये वो शहर हैं जहां छोटे छोटे शहरों और गांवों से भारी तादाद में लोग आकर बसते हैं। इसलिए इन शहरों के कई इलाकों में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बन जाती है और फिर बढ़ता है प्रदूषण। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, जयपुर। 2020 के लॉकडाउन में हमने देख लिया कि हमारे शहरों में प्रदूषण के लिए सिर्फ हम और हमारी गतिविधियां ही जिम्मेदार हैं। अब जब फैक्ट्रियां बंद थीं, वाहन नहीं चल रहे थे और उत्सर्जन पर लगाम लगी हुई थी, तो प्रदूषण जैसे गायब हो गया था। If you see that during the COVID times, how the air cleared up, the sky cleared up, the sky was blue, and even the river turned blue and clear. However, as the population increases, we use more vehicles. As the population increases, we use more energy, and this all causes pollution all around. फिर आज ऐसा क्या हो रहा है कि दुनिया में सबसे प्रदूषित शहरों में सबसे ऊपर कभी हमारी दिल्ली है, कभी मुंबई, तो कभी एनसीआर का शहर भिवाड़ी। वर्ल्ड एयर रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में 22 भारत में हैं। आखिर क्यों? शहरीकरण, औद्योगिकरण और बढ़ते हुए वाहनों की संख्या, ये सब इसके लिए जिम्मेदार है। हमारी सरकारों और अधिकारियों ने वायु प्रदूषण को रोकने और हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। ऑड इवन, स्वच्छ ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना, सीएनजी और अब ईवी को बढ़ावा देना। लेकिन एक बार फिर हम लक्षणों की बात कर रहे हैं। असल मर्ज हमारी बढ़ती खपत और हमारी असंतुलित जनसंख्या वृद्धि है। और आइए इस समय हमारे साथ सीडीपी इंडिया की निदेशक प्रार्थना बोरा जी जुड़ चुकी हैं। प्रार्थना जी, बहुत धन्यवाद और स्वागत आपका इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। प्रार्थना जी, एयर पोल्यूशन से दुनिया के हर बड़े शहर को खतरा है, वो बेहाल है। भारत के बड़े शहरों की आबादी भी बहुत बेतहाशा बढ़ रही है। दुनिया के बाकी बड़े शहरों के मुकाबले दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में प्रदूषण की स्थिति कितनी गंभीर है मैम? ग्लोबली एक ट्रेंड है कि जो ग्लोबल साउथ की सिटीज़ है वहाँ पे बहुत रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है, एंड दिस डेवलपमेंट इज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड, जिसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज, ट्रांसपोर्टेशन नीड्स आर इंक्रीजिंग, और ये सब इश्यूज़ के लिए देयर इज़ अ नीड फॉर चीप पावर, और इसी वजह से एयर पोल्यूशन इज़ ऑन द इंक्रीज। प्रार्थना जी, शहरों में वायु प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं और इन उपायों को करने में दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले प्रार्थना जी हमारा देश भारत कहाँ खड़ा है? इफ़ यू लुक एट इट, एयर एक्ट जो इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया था 1980s में किया था, विच इज़ अ लॉन्ग टाइम बैक। सो इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी आई थिंक जो रिविजन्स भी हुआ है, एंड इन रिसेंट ईयर्स एनकैप और हमारे दिल्ली में जो ग्रैप है, ये सब बहुत ही अच्छे पॉलिसीज़ है। प्रॉब्लम है हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज़ है वो इफ़ेक्टिव नहीं है, और जो लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, वी नीड टू प्ले अ स्ट्रॉन्गर रोल इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। बहुत धन्यवाद प्रार्थना जी इस जानकारी को हमारे साथ शेयर करने के लिए। विराम एजेंडा सस्टेनेबिलिटी में समय हो चुका है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम देखेंगे भारत में सरकार के स्तर पर कैसे प्रयास हो रहे हैं और हम अपने स्तर पर प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। होते हैं बस कुछ ही पलों में हाजिर, आप देखते रहिए आज तक। आज हम बात कर रहे हैं जनसंख्या वृद्धि और वायु प्रदूषण के बीच संबंधों को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार और अन्य राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही हैं। आइए देखते हैं सरकार क्या हासिल करना चाहती है।
हर शहर की अपनी अलग ज्योग्राफिकल स्थिति, हर शहर का अपना एक अलग लोकेशन, हर शहर के अपने अलग चीजें हैं। अपनी सिटी का एयर शेड को भी पहचानना हो, शहर को साफ रखना और शहर की हवा को साफ रखना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। उद्योग में स्वच्छ ग्रीन एनर्जी पर जोर देना ही होगा। रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जाना ये हम सबका मिशन है। हम दुनिया को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं, देश को अच्छा बनाना चाहते हैं, आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा बनाना चाहते हैं, और आप ये मान करके चलिए कि हवा हमारे अपने बच्चे भी लेते हैं, तो नई जनरेशन को भी इस हवा से हम बचाने के लिए शहर की हवा को कैसे साफ रखें, इसको एक मिशन के नाते ले रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण का कितना असर होता है, ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर संदीप नायर से। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर संदीप, हम सब ये जानते हैं कि वायु प्रदूषण से मानव आबादी बेहाल हो रही है, लेकिन डॉक्टर संदीप ये भी सच है कि मानव आबादी ही बढ़ते वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार भी है। तो ये कैसा दुष्चक्र यानी कि विशियस सर्कल है? Absolutely right. So this is a vicious cycle in each and every one of us has gone into it. The population is growing, and because of the natural resources has been taken full to the empty of it. So now what we are doing it is we are going to misuse it now. So the amount of natural resources which was there for a n number of population, it has now become 2n, and we are going to extract it out as much as possible. And unfortunately, what is happening now is that we are causing more pollution to it. So we have gone deep into this cycle now. बिल्कुल ठीक डॉक्टर संदीप। एक स्वस्थ इंसान, सेहतमंद इंसान को दिल्ली मुंबई जैसे शहर में वायु प्रदूषण से डॉक्टर साहब कितना बड़ा खतरा है? So unfortunately, this urbanization has caused more problem for all of us, whether it's a Delhi or a Mumbai or any other metro city. Once we start moving to these places and we start living in these polluted area, so right from head to toe, each and every part of our body is getting affected. It's not only that it is causing air pollution is causing problem only in the lungs, because once the pollutant goes inside our lungs, it will go into our body. In each and every part of the body, because through the blood it can go there. So there are n number of studies that directly the heart is getting affected, the kidneys are getting affected, the liver is getting affected. So all parts of the body is getting affected. So not only that it causes the problem in breathing, it causes problem in living. And there are cancers which are occurring because of the pollution. So we have to be very careful and have to really take strict measures. बहुत धन्यवाद डॉक्टर संदीप इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। सरकारें अपने स्तर पर गंभीर हैं, लेकिन जब प्रदूषण से बेहाल हम हो रहे हैं तो हमें और हमारी पूरी मानव आबादी को अपने स्तर पर भागीदारी निभानी होगी। Well, the people themselves can do a lot to help absorb the pollution, so especially by greening. By greening, I mean you can put your balconies, put some green plants for the balconies, for the railings, for the staircases. These can be done. Besides, a lot of the things can be recycled. This is a very important thing as far as air pollution is concerned, is to recycle everything that you can, especially the waste which is usually burnt. Instead of burning it, if you recycle it, that will reduce the air pollution by quite a bit. जब से दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो चली हैं, जो धूम रहित हैं बिल्कुल, और इनको बल्कि ज़ीरो एमिशन ZEV कहते हैं, ज़ीरो एमिशन व्हीकल्स, तो इस तरह की ये इनमें हरित ऊर्जा इस्तेमाल होता है, हाइड्रोजन एनर्जी है, और या जो है लिथियम आयन बैटरीज़ के थ्रू जो इलेक्ट्रिक वाहन चल रहे हैं, उनसे दूसरे प्रभाव ज़रूर हैं, लेकिन जितना भी रिन्यूएबल्स है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारी जो है हरित ऊर्जा काफ़ी कुछ क्लाइमेट चेंज, जितने ग्रीन हाउस गैसेस उनको उनमें कमी ला सकती हैं, और वायु प्रदूषण तो निश्चित रूप से इनसे उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। उद्योगों में अगर हम हरित ऊर्जा लगाएं, उनको उससे चलाएं, तो धुआं नहीं निकलेगा। वाहनों में भी वही बात है। तो ये बहुत ही कारगर सल्यूशन है ग्रीन एनर्जी। अगर शहरों का एक एक इंसान एक एक पेड़ लगाए तो प्रदूषण नियंत्रित रहेगा।
साइंस जर्नल में छपी एक ताज़ा रिसर्च स्टडी में दुनिया को ठंडा रखने के लिए जंगल उगाना ही एकमात्र उपाय निकलकर सामने आया। इस रिसर्च में कहा गया है कि अगर जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के खतरे से बचना है तो धरतीवासियों को कम से कम 1 लाख करोड़ पेड़ लगाने ही होंगे। इसी सोच को आगे बढ़ाती है जापान से आई जंगल उगाने की तकनीक मियावाकी। मियावाकी तकनीक से पेड़ उगाने के साथ साथ प्रदूषण को रोकने का प्रयास कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा के विक्रांत तोंगाड़। आइए देखते हैं कैसे। मियावाकी जापान के बॉटनिस्ट अकीरा मियावाकी ने विकसित की थी ये तकनीक, जिसकी मदद से बहुत कम और बंजर जमीन में भी 3 तरह के पौधे लगाकर जंगल तैयार किया जा सकता है। इनमें झाड़ीनुमा मध्यम आकार के पेड़ और छांव देने वाले बड़े पेड़ लगाए जा सकते हैं। अर्बन फॉरेस्ट कैटेगरी की यह तकनीक इतनी आसान है कि बगीचे या आसपास की खुली जगह में भी मिनी मियावाकी जंगल उगाए जा सकते हैं। दुनिया भर में इस तकनीक से अब तक 3000 से ज्यादा जंगल उगाए जा चुके हैं। ग्रेटर नोएडा के खेरी भनौटा गांव के रहने वाले पर्यावरणविद विक्रांत तोंगाड़ ने ऐसा ही एक जंगल तैयार किया है। जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिस तरह से लैंड के क्राइसिस हो रहा है, क्योंकि ज़मीन कम है, पौधे में कोई ज़मीन नहीं देना चाहता, क्योंकि लोगों को लगता है कि पौधा लगा देने से क्या उसकी कोई आर्थिक लाभ तो है नहीं। तो ऐसे में जिस काम से कोई आर्थिक लाभ नहीं है, एनवायरनमेंट का बहुत लाभ है, तो ज़मीन देने को तैयार नहीं है। ज़मीन का पहले ही क्राइसिस है इंडिया जैसी कंट्री में, जहाँ एरिया हमारे पास बहुत कम है और दुनिया की 19-20% आबादी हमारे देश में रहती है। तो मियावाकी को अगर सिंगल लाइन में अगर हम कहें तो मियावाकी वो एक तकनीक है जिसमें कम जगह में ज़्यादा पौधे लगाए जाते हैं, जिससे कि ज़्यादा ऑक्सीजन आ सके, ज़्यादा ग्रीनरी डेवलप हो और फास्ट ग्रोथ हो सके। जो जंगल 6-7 साल में तैयार होता है कन्वेंशनल तरीके से, उसको 2-3 साल में तैयार करना है, वो एक तरीका है मियावाकी, जो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। गवर्नमेंट भी इसे अप्रिशिएट कर रही है। जाहिर है सरकारें शहरों में प्रदूषण के स्तर में सुधार कर रही हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी, हमारी, हम सब की है। समय आ चुका है हम संतुलित और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ बढ़ें और मिलकर प्रदूषण को कम करने का प्रयास करें। इस विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।